हेलो स्टूडेंट। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई के हिंदी प्लेटफॉर्म पर मैं शंकर झा आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन कैसे लें और इस सब्सक्रिप्शन को लेकर आप क्या क्या बेनिफिट उठा सकते हैं, पहले आप मेरे बारे में जान लें। मेरे पास 8 वर्षों के टीचिंग का एक्सपीरियंस। मैंने दिल्ली के बाहर देश कई प्रतिष्ठित शहरों में पढ़ाया है। मैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर तथा सामान्य अध्ययन का सेक्शन पढ़ाता हूँ। मैंने यूपीएससी के 2 बार इंटरव्यू दिए हैं। बीपीएससी के मैंने 3 बार इंटरव्यू दिए हैं और आरपीएससी का मैंने 1 बार इंटरव्यू। ये मेरा अनअकैडमी का टेलीग्राम लिंक है, आप इसे ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि क्लास से संबंधित जो भी टाइम होता है, जो क्लास पीडीएफ होती है और जो पेपर कटिंग होती है, आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। अब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, जिसके सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से जाके अकेडमी का एक लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा, तब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन और उसके प्रोग्राम का बेनिफिट उठा सकते हैं। जब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलता है। सबसे पहले इसमें आपको डेली लाइव क्लास मिलता है और इस लाइव क्लास में आप अपने एडुकेटर के साथ, टीचर के साथ एंगेज होकर डिस्कशन करके क्लास से संबंधित जो भी डाउट होता है आप उसको क्लियर कर लेते हैं। दूसरा, आपको लाइव टेस्ट और क्विज मिलता है और इस लाइव टेस्ट और क्विज आपको पीटी का और मेंस का दिया जाता है और डेली बेस के आधार पर आपको अपने प्रिपरेशन को जज करने का अवसर मिलता है। फिर आपको एक स्ट्रक्चर कोर्स की प्राप्ति होती है, इसके तहत एक निर्धारित समय में आपके यूपीएससी के पीटी और मेंस का सिलेबस कवर करा दिया जाता है। और चौथा, आप अनलिमिटेड एक्सेस को प्राप्त करते हैं, अर्थात आप भीड़ का हिस्सा नहीं बनते, देश के सबसे लार्जेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म से जुड़ जाते हैं और देश के टॉप एडुकेटर से मार्गदर्शन लेते हैं। और अनअकैडमी के द्वारा चलाए गए मोर देन 15,000 से भी अधिक प्रकार के कोर्स जो यूपीएससी के पीटी, मेंस और इंटरव्यू गाइडलाइन प्रोग्राम से संबंधित है, आप उसका बेनिफिट उठाते हैं। अर्थात अनअकैडमी के एक सब्सक्रिप्शन से आप मल्टी बेनिफिट को प्राप्त करते हैं। अनअकैडमी के जीएस का 2 प्रकार का सब्सक्रिप्शन है, एक प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन है और दूसरा जो है वो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है। तो प्लस कोर्स के 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन फीस है ये 49,500 रुपया है। और यहाँ पर यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाई प्रयोग करेंगे तो आप 10% डिस्काउंट पाएंगे। तो 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है आपको 44,550 में प्राप्त हो जाए। और यदि आप 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप ये 72,000 का सब्सक्रिप्शन है। यहाँ भी आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाई प्रयोग करेंगे तो आप 10% डिस्काउंट पाएंगे। 24 मंथ के प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन आपको 64,800 में प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार जीएस का जो दूसरा सब्सक्रिप्शन है, जिसे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन कहते हैं, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है ये 69,500 का है। और यहाँ पर भी यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाई प्रयोग करेंगे तो आप 10% डिस्काउंट पाएंगे। तो 12 मंथ का जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है ये 62,550 में प्राप्त कर। और 24 मंथ का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन 1,07,000 का है। 10% डिस्काउंट मिलेगा जब आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाई करेंगे। 24 मंथ का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आपको 96,300 प्राप्त हो जाए। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको मिलता क्या है, तो डेली लाइव क्लास मिलता है, टेस्ट सीरीज मिलता है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस मिलता है, स्ट्रक्चर शेड्यूल्ड मिलता है, पर्सनल कोच मिलता है, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर और पर्सनल फीडबैक के आधार पर आपकी तैयारी कराई जाती है। साथ ही इसके अतिरिक्त आप ऑप्शनल पेपर का भी अलग से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो ऑप्शनल पेपर के 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है यह 27,500 का है। और यहाँ पर भी आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाई प्रयोग करेंगे तो 10% डिस्काउंट के बाद आपको 12 मंथ के ऑप्शनल पेपर का सब्सक्रिप्शन 24,750 में प्राप्त हो जाएगा। और अब आप अनअकैडमी के द्वारा जो एक कम्बाट की शुरुआत की गई है जो अल्टरनेटिव संडे को होती है, तो नेक्स्ट जो है वो 17 जनवरी को है और इसकी टाइमिंग जो है 11 AM है। तो आप इसमें इनरोल करके आप अपने प्रिपरेशन को जज कर सकते हैं और ढेर सारे एक्साइटिंग प्राइजेज जीत सकते हैं। यह जो कंटेस्ट फॉर्मेट है 45 मिनट का होगा, 60 क्वेश्चन होंगे, 13 कॉम्बाट्स है, 6 सेक्शन है, रिलेटिव स्कोरिंग और जो अल्टरनेटिव संडे को होती है। और इसमें पार्टिसिपेट करके आप कई सारे प्राइजेज जीत सकते हैं। तो 1 से 3 रैंक तक आने वाले प्रतिभागियों को 3 मंथ का यूपीएससी के जीएस के प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन फ्री में दिया जाएगा। और 4 से लेकर 150 रैंक तक आने वाले प्रतिभागियों को 1,000 का अमेजन गिफ्ट वाउचर जो है वो मुफ्त में मिलेगा। तो आप इसमें पार्टिसिपेट करें और अपना प्राइज जीतने के साथ साथ अपने प्रिपरेशन को भी जज करें।
साथ ही 18 जनवरी को, आने वाले 18 जनवरी को अनअकैडमी के द्वारा 2021 के लिए, 2022 के लिए और 2023 के लिए कई सारे बैचेज की शुरुआत की गई। और ये बैचेज जो है इंग्लिश मीडियम में है, हिंदी मीडियम में है, बाइलिंगुअल है, एनसीईआरटी आधारित बैचेज है, एग्जाम फोकस ओरिएंटेड बैचेज है। तो आप इसमें से किसी भी बैच में एडमिशन लेकर जो है अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो आप साथ ही आप अनअकैडमी के द्वारा आपकी सुविधा इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए एक कम्बो पैक की शुरुआत की गई है। तो ऑप्शनल पेपर का प्लस कोर्स और जीएस का प्लस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेंगे, 12 मंथ का आप ले सकते हैं, 24 मंथ का लेंगे तो आपके लिए इकोनॉमिकली बेनिफिशियल होगा। और मेरे यहाँ यदि रेफरल कोड यूज़ करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट, और जीएस का प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन और ऑप्शनल पेपर का भी प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो मेरा रेफरल कोड शंकर YT यूज़ करें, आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। और जैसे पहले आपको बताते आ रहा था, तो 25 जनवरी से आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्राइस हाइक करने वाला है। तो अभी भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है 1 सप्ताह का, 10 दिन का, कि आप या आपके मित्रों में से यदि कोई भी अनअकैडमी के जीएस का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है तो 25 जनवरी से जब आप पहले ले लेंगे तो आपको प्रेजेंट सब्सक्रिप्शन पर मिलेगा, उसके बाद लेंगे तो आपको बढ़े हुए सब्सक्रिप्शन पर मिलेगा। तो एक बार फिर से सभी का जो मुगल काल का लेक्चर चल रहा है उसमें आपका स्वागत है। तो मुगल काल के लेक्चर में हम लोग जिस टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं उस टॉपिक में बेसिकली क्या है कि मुगल साम्राज्य का चरमोत्कर्ष और विघटन, मुगल साम्राज्य का चरमोत्कर्ष और विघटन। तो मुगल साम्राज्य का जो चरमोत्कर्ष और विघटन है बेसिकली यह औरंगजेब से संबंधित है। और इसमें हम लोग किसके बारे में अभी अध्ययन कर रहे हैं, तो औरंगजेब के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। और औरंगजेब के बारे में जो इस टॉपिक में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, तो अभी तक हम लोगों ने इसमें क्या क्या अध्ययन कर लिया है, एक फॉर्मेटिंग हो जाए। तो औरंगजेब से संबंधित जो उसके प्रारंभिक समय का कार्यकाल का है, जो उत्तराधिकार है, प्रारंभिक समय में जो भी राजनीतिक गतिविधियां हुई थी वो हम लोग एक पहले वीडियो में सुन चुके हैं, समझ चुके हैं। दूसरा, आप इसमें औरंगजेब की जो धार्मिक नीति है उसके बारे में आप जान चुके हैं, जो औरंगजेब की रिलीजियस पॉलिसी है उसके बारे में। तीसरा, औरंगजेब के समय में जो क्षेत्रीय स्वायत्त विद्रोह हुए थे, जो स्वायत्त विद्रोह आंदोलन हुए थे, उसको आप जान चुके हैं। आज हम इस वीडियो में, इस लेक्चर में जिस चीज़ पर चर्चा करने जा रहे हैं, इसमें आज औरंगजेब के समय में जो उत्तर पूर्वी भारत में अभियान हुआ था उसमें मुगलों को कितनी सफलता मिली उस पर चर्चा करेंगे। औरंगजेब का जो राजपूतों के साथ संबंध है उसके पर वो चर्चा करेंगे। और फिर एक और सेक्शन बचता है औरंगजेब का शिवाजी के साथ। हालांकि संभाजी के साथ जो औरंगजेब का संबंध था, जो राजा राम के साथ औरंगजेब का संबंध था, वो आप दक्कन की नीति में पढ़ चुके हैं। लेकिन शिवाजी के साथ जो औरंगजेब का संबंध होता है, किस तरीके से आगे बढ़ता है, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में खासकर दो चीज़ों पर फोकस करेंगे लेक्चर पर, जो औरंगजेब के समय में उत्तर पूर्वी भारत में अभियान हुआ वो, और दूसरा जो राजपूतों के साथ औरंगजेब के संबंध होते हैं, खासकर दो राजपूत रियासतों के साथ, जिसमें एक मारवाड़ के साथ और दूसरा मेवाड़ के साथ। इन दोनों रियासतों के साथ जो औरंगजेब के संबंध होते हैं उस पर चर्चा करेंगे। और इस पर कई सारे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि औरंगजेब ने मुगल शासकों की राजपूत नीति को पलट दिया और राजपूतों का समर्थन मुगल साम्राज्य को मिलना बंद हो गया, इसलिए साम्राज्य का पतन हो गया। तो ये एक पॉपुलर प्रश्न जो ऑप्शनल पेपर में कई बार पूछे जाते हैं, जीएस में भी इस तरीके से पूछे नहीं जाने चाहिए, लेकिन एग्जाम में कभी भी पूछा जा सकता है। तो इन तमाम चीज़ों पर गहन विवेचना अन्वेषण होगा। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं कि औरंगजेब के समय में जो उत्तर पूर्वी भारत में अभियान हुए थे उस समय क्या परिस्थितियां थी, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि 14वीं शताब्दी में, 14वीं शताब्दी कब से हो गया, यानी कि 1300 के बाद का समय, यानी कि 1300 के बाद का समय हो गया। तो 1300 के बाद के समय का अर्थ हो गया कि ये सल्तनत काल का ही समय है, ये ध्यान में रखेंगे। 14वीं शताब्दी में कामता राज्य के स्थान पर, कामता राज्य कहाँ पर था, इस पर हम चर्चा कर चुके हैं क्षेत्रीय राज्य में। यदि आप सभी लेक्चर देखे होंगे तो क्षेत्रीय राज्य में चर्चा कर चुके हैं। कामता राज्य के स्थान पर उत्तरी बंगाल में कूच बिहार राज्य का उदय हुआ। यानी कि ये जो उत्तरी बंगाल और पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है, यहाँ पर जो पहले कामता राज्य था, इस कामता राज्य के स्थान पर कौन से राज्य का उदय हुआ था, तो कूच बिहार राज्य का उदय हुआ। और आज भी बंगाल में कूच बिहार क्षेत्र के रूप में यह प्रसिद्ध है।
कूच के शासकों का अहोम लोगों के साथ संघर्ष चल रहा था। तो यहाँ पर कूच का राज्य था, और जो गुवाहाटी और असम घाटी का क्षेत्र हो जाएगा, तो यहाँ पर एक और राज्य था जिसको हम लोग अहोम राज्य कहते हैं। अहोम राज्य के बारे में पहले भी चर्चा हो चुकी है सल्तनत काल में। तो इनका कूच बिहार के शासकों शासकों का किसके साथ संघर्ष चल रहा था इस समय? अहोम के साथ। 17वीं शताब्दी में, और 17वीं शताब्दी का अर्थ हो गया कि 1600 के बाद। तो 1600 के बाद का अर्थ हो गया कि अकबर के बाद का लगभग समय, और जहांगीर शाहजहां से शुरू। तो 17वीं शताब्दी में आंतरिक कलह के कारण, कारण सबको हम अंडरलाइन करते जाते हैं, आप इस पर ध्यान देंगे। आंतरिक कलह के कारण अहोम राज्य दो भागों में विभाजित हो गया था, यानी कि इसका जो कुछ म्यांमार से लगा हुआ एरिया था वो, और दूसरा जो कूच बिहार के साथ लगा हुआ क्षेत्र था, तो दो राज्यों में विभाजित हो चुका था। और चूंकि अहोम का कूच बिहार के शासकों के साथ संघर्ष चल रहा था, तो कूच बिहार के शासकों के द्वारा अहोम पर मुगलों को आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। वैसे भी मुगल का इस क्षेत्र में क्या था, जो चटगांव और अन्य क्षेत्रों के साथ व्यापार होता था, तो ये लोग व्यापार में व्यवधान डालते थे, और यहाँ पर कुछ माघ अराकानी जलदस्युओं का भी प्रभाव था। लेकिन अभी ये जानना है कि चूंकि इनका चलता था संघर्ष, तो और अहोम काफी शक्तिशाली थे, तो उनको कूच बिहार के शासक पराजित नहीं कर पाए, तो उन्होंने मुगलों को अहोम पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। इसी का परिणाम था 1622 ईस्वी में। 1622 ईस्वी कहने का अर्थ है कि यह शासनकाल किसका हो जाएगा? जहांगीर के समय का। तो जहांगीर के समय में मुगल और कूच बिहार के संयुक्त सैनिकों के द्वारा अहोम को पराजित किया गया, यानी जो ब्रह्मपुत्र घाटी में इसका राज्य था, पराजित कर पश्चिमी अहोम घाटी में अवस्थित बार नदी तक, ये पश्चिमी अहोम घाटी का अर्थ हो गया कि बार नदी का एरिया, ब्रह्मपुत्र की सहायक बार नदी तक मुगलों का अधिकार, और कूच राज्य मुगल के अधीन, यानी जो कूच राज्य था, कूच बिहार का राज्य, ये मुगलों के अधीन हो गया। यानी कि इसका अर्थ यह है कि ये जो बार नदी था, जहांगीर के समय में अहोम राज्य के बीच और मुगलों के बीच जो था, ये सीमा हो गई थी। अहोम और मुगल के बीच ये सीमा हो गई थी बार नदी। और कूच राज्य जो इस समय का था, इसने भी क्या किया था कि मुगलों की अधीनता को स्वीकार कर लिया था जहांगीर के समय में। तो ये जहांगीर के समय की स्थिति थी। अब औरंगजेब के शासन काल में जो उत्तर पूर्वी भारत में प्रगति होती है और किस तरीके से होती है, औरंगजेब के समय में क्या होता है कि चूंकि कूच बिहार के शासक तो मुगलों की प्रभुता स्वीकार कर चुके थे औरंगजेब के समय में ही, तो अहोम शासकों के साथ क्या होता है कि औरंगजेब का काफी लंबा संघर्ष चलता है, काफी लंबा संघर्ष। और अहोम काफी शक्तिशाली थे, तो अहोम के शासकों ने क्या किया था कि गुवाहाटी तथा आसपास के क्षेत्रों पर अधिकार करके मुगलों को उस क्षेत्र से बाहर निकाल दिया था। यानी कि गुवाहाटी जो असम घाटी में असम का यहाँ का एरिया हो जाएगा, इस पूरे क्षेत्र पर अधिकार कर लिया, पूर्वी क्षेत्र तक पर अधिकार कर लिया, और मुगलों को उस क्षेत्र से बाहर खदेड़ दिया था। इसके बाद औरंगजेब के द्वारा क्या किया जाता है कि मीर जुमला को बंगाल का सूबेदार बनाया जाता है, प्रांतपति। तो ये याद रखेंगे, पूछा जाएगा कि पहला प्रांतपति कौन बनाया गया था, तो मीर जुमला को बनाया गया था। दक्षिण भारत में भी इसकी चर्चा हुई है, ये भी याद रखेंगे। जो अफगान विद्रोह हुआ था, उसके दबाने के क्रम में भी मीर जुमला की चर्चा हुई है। तो बंगाल का सूबेदार बनाया गया, जिसने अहोम की राजधानी गढ़गांव पर कब्जा कर लिया। ये पूछा जा सकता है कभी कभी स्टेट पीसीएस में, अहोम की राजधानी कहाँ पर थी, तो गढ़गांव थी, कब्जा कर लिया। फलस्वरूप 1663 में, यानी कि औरंगजेब के शासनकाल में 1663 में अहोम को एक संधि करनी पड़ी। यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग में करेक्शन, अहोम को क्या करनी पड़ी, एक ट्रीटी करनी पड़ी, संधि करनी पड़ी, जिससे मुगल की सीमा बार नदी से आगे भराली नदी तक पहुंच गई। भराली ब्रह्मपुत्र की सहायक, तो बार नदी जो पश्चिम में था, उससे और पूर्व में भराली नदी तक जो है सो मीर जुमला ने मुगलों की सीमा को पहुंचा दिया, और औरंगजेब के शासन काल में अहोम का राज्य काफी सीमित हो गया। लेकिन मीर जुमला की मृत्यु के बाद, यानी कि 1663 में ये संधि होती है, और 67 में मीर जुमला की मृत्यु के बाद मुगलों के विरुद्ध फिर से क्या हुआ, अहोमों ने संघर्ष छेड़ दिया। क्योंकि जैसे ही यहाँ पर सेनापति की अनुपस्थिति, मुगल सैनिक कमजोर, वैसे ही अहोम फिर से प्रतिरोध करना शुरू कर देते थे, तो संघर्ष छेड़ दिया और मुगलों को गुवाहाटी तथा कूच बिहार के क्षेत्र से बाहर निकाल दिया। इस समय मुगलों का अहोम के एक शक्तिशाली शासक के नेतृत्व में वो थे, तो इन लोगों ने फिर से क्या किया, मीर जुमला की अनुपस्थिति में
गुवाहाटी पर भी कब्जा कर लिया। जो जो पश्चिम में, गुवाहाटी के पश्चिम में जो ये एरिया कूच बिहार का हो जाएगा, इस कूच बिहार पर भी कब्जा कर लिया। इसके बाद औरंगजेब के द्वारा क्या किया जाता है कि राजपूत शासक मीर जुमला के बाद राजपूत शासक मानसिंह को भी इस मोर्चे पर नियुक्त किया जाता है, और मानसिंह के बाद जो है शाइस्ता खां को भी इस मोर्चे पर नियुक्त किया जाता है। ये वही शाइस्ता खां होंगे जिनको औरंगजेब ने शिवाजी के खिलाफ पहले नियुक्त किया था। और शिवाजी ने क्या किया था कि एक रात्रि अभियान में पुणे पर, जहां पर शाइस्ता खां रुका हुआ था जिस महल पर, उस पर धावा बोलते हैं, उसमें इसकी जान बचती, लेकिन इसकी एक उंगली कट जाती। उसके बाद उसको उस मोर्चे से हटाकर शाइस्ता खां को औरंगजेब क्या करता है, उत्तर पूर्वी मोर्चे पर दे देता है। लेकिन इन दोनों के बावजूद भी औरंगजेब को इस क्षेत्र में कोई व्यापक सफलता नहीं मिली। हाँ, हालांकि आगे के पेज में आपको दिखाएंगे कि शाइस्ता के शासन काल में इस क्षेत्र में औरंगजेब को कुछ सफलताएं जरूर मिली, लेकिन जो व्यापक सफलता कहेंगे कि अहोम राज्य पूरी तरीके से समाप्त हो जाए, ऐसा नहीं। क्योंकि आप उत्तरवर्ती मुगल और अंग्रेजों के समय में भी अहोम राज्य को पाते हैं, जब गोमंदर कुंवर के नेतृत्व में अहोम ने विद्रोह किया था अंग्रेजों के खिलाफ। तो अहोम राज्य उस समय भी है, यानी कि पूरी तरीके से दबाया नहीं जा सका अहोम की शक्ति को। और व्यापक सफलता क्यों नहीं मिली, तो सबसे पहला कारण कि अहोम लोग छापामार युद्ध करते थे और मुगल सैनिक मैदानी युद्ध में लड़ने के आदि, इनको छापामार युद्ध करने की उनकी उतना अनुभव नहीं था। दूसरा, अहोम लोग कुशल और संकल्प युक्त थे। संकल्प युक्त करने का, जिसको आप दृढ़ डिटर्मिनेशन कहते हैं कि ऐसा करना है तो करना है। ये जो इनकी दृढ़ इच्छा शक्ति थी कि नहीं हमारा राज्य रहे, हम यहाँ पर शासन करेंगे, वो भी मुगलों को भारी पड़ रहा था। तीसरा, इस क्षेत्र की जो भौगोलिक कठिनाइयां थी, मुगल सैनिक इस क्षेत्र से बहुत परिचित थे नहीं। तो भौगोलिक कठिनाइयां, और भौगोलिक कठिनाइयों के कारण इस क्षेत्र में सैनिकों के लिए रसद और हथियार आपूर्ति करना मुगलों के लिए कठिन हो रहा था। तो इन चारों कारणों से मुगलों को इस क्षेत्र में विशेष सफलता नहीं मिली। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले ये ध्यान में रखने की जरूरत है कि औरंगजेब के द्वारा उत्तर पूर्वी मोर्चे पर पहला सेनापति किसको नियुक्त किया गया था, तो पहला सेनापति यहाँ पर इसने मीर जुमला को नियुक्त किया। ये क्रम में आ सकता है देने के लिए। मीर जुमला के बाद किसको नियुक्त किया गया, तो राजपूत शासक मानसिंह को नियुक्त किया गया था ये। और मानसिंह के बाद जो है इस मोर्चे पर औरंगजेब के द्वारा शाइस्ता खां को नियुक्त किया गया था। तो शाइस्ता खां ने इस क्षेत्र में थोड़ी बहुत सफलता जरूर अर्जित की, जिसका कारण था कि उसकी जो कूटनीतिक प्रतिभा थी और जो वो एक वीर सैनिक भी था, उसके कारण। तो शाइस्ता खां को इस क्षेत्र में क्या सफलता मिली थी वो देखिए। तो शाइस्ता खां को कुछ सीमित उपलब्धि मिली। क्या मिली, सबसे पहले इसने क्या किया कि मीर जुमला के प्रादेशिक विस्तार की नीति में संशोधन किया। क्योंकि वो जो अराकानी था, जो अहोम थे, सभी को पराजित करके एक बड़े क्षेत्र में मुगल राज्य विस्तार करना चाहता किया। और उसने सबसे पहले क्या किया कि कूच बिहार के शासक के साथ समझौता कर लिया, यानी कि वहां के शासक को राज्य दे दिया और उससे समझौता कर लिया। उस समझौते के बल पर, उस समझौते के बाद उसने क्या कि उस क्षेत्र में माघ या अराकानी जलदस्यु, ये माघ या अराकानी जो जलदस्यु थे, ये बांग्लादेश जो आज का हो जाएगा, तो ये जो समुद्र तटीय क्षेत्र है, इस तटीय क्षेत्र में इन लोगों का चटगांव सब में वास था। तो माघ या अराकानी जलदस्युओं की ओर ध्यान दिया, जो मुगलों के व्यापार और उद्योग को प्रभावित करते थे। ये लोग लूट लिया करते थे यहाँ पर। इसलिए शाइस्ता खान ने एक नौ सेना का भी यहाँ पर निर्माण किया, क्योंकि ये लोग एक टापू पे रहते थे तथा चटगांव और सोनदीप नामक टापू पर कब्जा कर लिया। चटगांव जो आज भी बांग्लादेश में बंदरगाह है, और सोनदीप जो यहाँ पर एक द्वीप हो जाएगा, जिस पर ये जलदस्यु रिके रहते थे, मुगलों के व्यापारिक जहाज को लूट लिया करते थे, जो दक्षिण पूर्व एशिया या म्यांमार के साथ होता था, उसको लूट लेते थे। तो उससे उद्योग और व्यापार इनका प्रभावित होता था। तो उसी के कारण शाइस्ता खां के द्वारा यहाँ पर एक छोटी नौसेना का निर्माण किया गया, और उसके बल पर इसने चटगांव और सोनदीप पर अधिकार कर लिया। इसके बाद मुगलों का इस क्षेत्र में निर्बाध रूप से व्यापार होना शुरू हुआ। निर्बाध रूप से व्यापार होना, म्यांमार के साथ, दक्षिण पूर्व एशिया के साथ थोड़ा बहुत जो व्यापार था वो होना शुरू हुआ। तो इसने कूटनीति से क्या किया था, तो कूच बिहार शासक पहले भी मुगलों का अधीन थे। इसने क्या किया कि वहां के शासक को राज्य दे दिया और उससे संधि कर ली, और उसके संधि समझौते के बल पर माघ अराकानी जलदस्युओं का दमन किया। अहोम के मामलों में इन्होंने बहुत हस्तक्षेप करने का प्रयास नहीं किया शाइस्ता खां ने, क्योंकि पूर्ववर्ती जो सेनापति थे, चाहे वो मानसिंह हो, मीर जुमला हो, उनके शासनकाल को देख लिया था कि अहोम के प्रतिरोध को पूरी तरीके से समाप्त करना संभव नहीं है।
और इसलिए शाइस्ता खान ने अपने नीति में क्या किया, संशोधन। लेकिन कुल मिला के यही याद रखना है कि जो पूरी तरीके से विस्तार की बात होती है, तो यहाँ पर सीमित सैनिक सफलता मिली, वो भी किसके शासनकाल में, शाइस्ता खान के शासनकाल में। नेक्स्ट जो औरंगजेब के साथ राजपूतों के संबंध है, वो हमें ध्यान से समझना है, देखना है, क्योंकि इसी पर आपके लिए मेंस में भी प्रश्न, यदि आपका ऑप्शनल पेपर होगा तो पूछेगा कि औरंगजेब ने अकबर की राजपूत नीति को पलट दिया और उसके कारण मुगल साम्राज्य को राजपूतों का समर्थन मिलना बंद हो गया, फलस्वरूप साम्राज्य का पतन हो गया। तो इस कथन में या इस प्रश्न में कितनी वास्तविकता, कितनी सच्चाई है, जब पूरा परिदृश्य हम लोग समझ लेंगे, उसके बाद इस प्रश्न को लिखा जा सकता है। तो सबसे पहले ये समस्या कैसे उत्पन्न होती है, मारवाड़ के साथ संघर्ष के दौर की शुरुआत कैसे होती है, उस परिस्थिति को जानना है और कैसे कैसे इसमें आगे बढ़ती है ये परिस्थितियां, वो ध्यान में रखना है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जसवंत सिंह जो मारवाड़ के शासक थे, जसवंत सिंह की 1678 में मृत्यु हो जाती है। लेकिन यहाँ पर इस मामले पर जाने से पहले आप थोड़ा सा और भी चले चले पहले, तो मुगलों का जो मेवाड़ के साथ संघर्ष होता था, तो मेवाड़ के साथ संघर्ष को जहांगीर ने क्या किया था, 1613 में एक संधि के तहत समाप्त कर दिया था, ये ध्यान में रखेंगे। और दूसरा कि जो ये संघर्ष की शुरुआत है राजपूत औरंगजेब के साथ, एक उत्तराधिकार के इशू पर हुआ था। ये उत्तराधिकार का इशू एक शाहजहां के शासन काल में भी आया था और शाहजहां ने भी कुछ वही किया था जैसा कि औरंगजेब करेगा, लेकिन औरंगजेब के समय परिस्थितियां कुछ बदल गई। तो सबसे पहला क्या था, मारवाड़ के शासक थे जसवंत सिंह और इनकी मृत्यु हो जाती है 1678 में। जब इनकी मृत्यु होती है तो इनके पास कोई उत्तराधिकार नहीं था, ठीक ना। और जब कोई उत्तराधिकार नहीं था तो औरंगजेब ने क्या किया, मारवाड़ को खालसा क्षेत्र यानी कि सुल्तान के अधीन, जो बादशाह के अधीन जो प्रत्यक्ष क्षेत्र होता है, जो साम्राज्य में बादशाह के अधीन प्रत्यक्ष क्षेत्र होता है, उसमें शामिल कर लिया। और संभवतः इसका कारण यह भी है कि जसवंत सिंह जो मुगल वंशजदार एक प्रमुख अमीर वर्ग थे, उनके ऊपर बहुत सारा बकाया राशि भी बचा हुआ था। तो बकाया राशि बचे होने के कारण जब आपसे पूछेगा कि ऐसा क्यों किया औरंगजेब ने, कि जसवंत सिंह के मृत्यु के बाद उसने खालिसा क्षेत्र में मारवाड़ को शामिल कर लिया, वहां का जो स्थिति था उसको स्वीकार नहीं किया। इसका पहला कारण यही अभी कि उत्तराधिकार नहीं था जसवंत सिंह की तत्काल मृत्यु के बाद, और दूसरा जसवंत सिंह के ऊपर बहुत सारी बकाया राशि थी बादशाह की बची हुई, जो उसने अमीर वर्ग के रूप में, उमरा वर्ग के रूप में शासन किया था, तो उसके रूप में वो। तीसरा कारण क्या था कि जसवंत सिंह उस क्षेत्र के कई राजपूत शासक नाराज थे, जसवंत सिंह के से उस क्षेत्र के कई सारे राजपूत शासक नाराज थे। इसका कारण यह था कि बादशाह ने उनके इलाके जसवंत सिंह को जागीर में दे दिए थे। तो जाहिर सी बात है कि जिस छोटे छोटे शासक की जागीर जसवंत सिंह को दे दी होगी औरंगजेब ने या उसके पहले के बादशाहों ने, जाहिर सी बात है कि जिनकी जागीर मिल गई थी जसवंत सिंह को, वो छोटे छोटे शासक, राजपूत शासक जसवंत सिंह से जरूर नाराज रहे होंगे, इसे इनकार नहीं किया जा सकता था। और यह राजगद्दी पर किसी की अनुपस्थिति का फायदा उठाकर जोधपुर में अशांति पैदा कर सकते थे, इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। क्योंकि यदि वो जसवंत सिंह से नाराज थे और जसवंत सिंह के बाद यदि वैसे ही छोड़ दिया जाता मारवाड़ को, तो हो सकता था कि ये लोग जोधपुर में अशांति फैला के, जो नाराज चल रहे थे जसवंत सिंह से, अशांति फैला देते, कुछ अलग परिस्थितियां बन सकती थी। इसलिए ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए संभवतः औरंगजेब ने क्या किया, मारवाड़ में उसको खालिशा क्षेत्र में शामिल कर लिया। तो ये 3-4 पॉइंट यहाँ पर याद रखेंगे। पहला पॉइंट, प्रश्न यहीं से बनता है कि आखिर औरंगजेब ने मारवाड़ को खालिशा क्षेत्र में शामिल क्यों किया। औरंगजेब ने मारवाड़ को खालिशा क्षेत्र में शामिल क्यों किया। तो जब खालिशा क्षेत्र में शामिल क्यों किया, तो यही 3 पॉइंट, पहला कि कोई उत्तराधिकार नहीं था जो आपके सामने में है, दूसरा पॉइंट स्टेट जसवंत सिंह पर बचा बकाया राशि था, और तीसरा कि चूंकि जसवंत सिंह से बहुत सारे राजपूत शासक नाराज थे और उस नाराजगी का कारण क्या था, तो बादशाह ने उस क्षेत्र के बहुत सारे जागीर जसवंत सिंह को दे दिए थे। और चूंकि जसवंत सिंह की मृत्यु हो चुकी थी, उस समय कोई उत्तराधिकार नहीं था, तो यदि मारवाड़ को वैसे छोड़ दिया जाता तो जो नाराज शासक जसवंत सिंह से थे, वो जोधपुर में कुछ राज्य के हित वाली ना हो ऐसी परिस्थितियां क्रिएट कर सकते थे।
लेकिन औरंगजेब इसके बाद क्या करता है कि 36 लाख रुपए के बदले में, जो उत्तराधिकार शुल्क कहा जाता था उस समय, 36 लाख रुपए के बदले में जसवंत सिंह के बड़े भाई अमर सिंह के पुत्र इंदर सिंह का राज तिलक कर दिया। इंदर सिंह का राज तिलक कर दिया इस समय। और इंदर सिंह के राज तिलक करने का उसने फैसला किया था। जब औरंगजेब इधर इंदर सिंह के राज तिलक करने का फैसला किया, उधर क्या हुआ कि लाहौर में जसवंत सिंह की दो रानियों ने दो पुत्रों को जन्म दिया। जसवंत सिंह की रानियों ने दो पुत्रों को जन्म दिया, जिसमें एक अजित सिंह होंगे, जो आगे चलकर मारवाड़ के शासक के रूप में भी आएंगे, और इन्हीं को उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष होगा। दो पुत्र को जन्म दिया और उनके दावे का जोर से प्रचार प्रसार किया जाने लगा कि चूंकि जब उत्तराधिकार आ चुका है, जाहिर सी बात है कि इनका प्रचार प्रसार राजपूत शासक करने लगे। जसवंत सिंह की जो रानियों ने पुत्रों को जन्म दिया, अब उनको मारवाड़ का उत्तराधिकार मिल जाना चाहिए। और उधर जसवंत सिंह की जो एक पटरानी हारी रानी थी, उस हारी रानी ने जोधपुर का नियंत्रण मुगलों को सौंपने का विरोध वो कर ही रही थी, क्योंकि औरंगजेब तब तक धमक चुका था अजमेर की ओर, और वो उनका प्रतिरोध कर रही थी कि जोधपुर पर मुगलों का नियंत्रण ना होना चाहिए, क्योंकि वह राठौरों का क्या था, वतन प्रदेश था। जोधपुर राठौरों का वतन प्रदेश था। इस मामले में कुछ इतिहासकार यह भी कहते हैं कि औरंगजेब जसवंत सिंह के पुत्र अजीत सिंह, जैसे मैंने पहले ही कहा, अजीत सिंह को आगरा बुलाया और उसे मनसब देकर मारवाड़ के दो परगने सोजत और जैतारन या जेतरन अजीत सिंह को जागीर के रूप में देने का फैसला किया, और इस प्रकार मारवाड़ राज्य को दो शाखाओं में बांट देने की सोची। हो सकता है कि यह औरंगजेब की कूटनीतिक चाल हो कि मारवाड़ को आंतरिक तौर पर कमजोर कर दिया, कूटनीतिक चाल हो कि मारवाड़ को आंतरिक तौर पर कमजोर कर दिया जाए। ये कूटनीतिक चाल हो सकती है, कुछ आधुनिक इतिहासकार इसकी बात करते हैं। लेकिन चूंकि यह मारवाड़ के हित में नहीं था कि मारवाड़ राज्य दो भागों में विभाजित हो जाए, तो इसलिए क्या हुआ कि मारवाड़ के शासकों ने या मारवाड़ के लोगों ने इसे स्वीकार नहीं किया, और दुर्गा दास राठौर के नेतृत्व में क्या होता है कि मारवाड़ों का प्रतिरोध शुरू हो जाता है। क्योंकि यह मारवाड़ के हित में नहीं था कि राज्य को दो भागों में बांट दिया जाए, जिसमें सोजत और जैतरन है तो अजीत सिंह को दे दिया जाए। तो ये इन लोगों को लगा कि ये साम्राज्य या मारवाड़ को कमजोर करने की चाल है। तो दुर्गादास राठौर अन्य जो मारवाड़ के सरदार थे, इन्होंने विरोध किया, और विरोध किया। और उसके बाद क्या होता है कि जब दुर्गादास राठौर के नेतृत्व में विद्रोह किया शुरू हो जाता है, तो औरंगजेब का इसके बाद आदेश आता है कि दोनों राजकुमार यानी कि जसवंत सिंह और उनके जो एक अजीत सिंह और उनके एक भाई और उनकी माताओं को नूरगढ़ में नजरबंद कर दिया जाए। जब यह आदेश आता है औरंगजेब का कि नूरगढ़ में नजरबंद कर दिया जाए, तो राठौर सरदार इससे क्या होते हैं, चौंक उठते हैं। उनको औरंगजेब के इरादों पर क्या होने लगता है, संदेह होने लगता है कि आखिर औरंगजेब के इरादे क्या हैं, वास्तव में वो अजीत सिंह को शासक बनाना चाहता था या नहीं। क्यों, यदि ऐसा होता तो फिर उसने क्यों आदेश दिया कि नूरगढ़ में दोनों राजकुमार और उनकी माताओं को बंद कर दिया जाए। तब ये प्रश्न औरंगजेब ने उठा दिया और इस तरीके का आदेश दिया। दुर्गादास राठौर और कुछ मारवाड़ जो शासक, जो मारवाड़ के प्रमुख सरदार थे, उन्होंने अपनी वीरता का परिचय देते हुए और शाही सेना के साथ जूझते हुए आगरा से एक राजकुमार को लेकर जोधपुर निकल गए, और जोधपुर में जाकर उनका क्या कर दिया, राज तिलक कर दिया, राज्याभिषेक कर दिया। ये ध्यान में रखने की जरूरत है। तो इस तरीके से ये कहानी आगे बढ़ रही थी। तो दोनों चीजें यहाँ समझना है, ध्यान में रखना है कि जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद क्या परिस्थितियां थी, पहला। दूसरा कि उस परिस्थिति में औरंगजेब ने क्या क्या निर्णय लेने का प्रस्ताव किया था, क्या क्या निर्णय लिया था। 4 पॉइंट दिखाया। वैध उत्तराधिकार नहीं है तो खालिसा में शामिल कर लिया। खालिसा में शामिल करने का दूसरा कारण क्या था कि जसवंत सिंह के ऊपर बहुत सारा बकाया था। तीसरा कारण क्या था कि जसवंत सिंह को बहुत सारी जागीर दी गई थी उस क्षेत्र के। जो स्थानीय राजा जसवंत सिंह के नाराज थे, औरंगजेब को लग रहा था कि यदि मारवाड़ में ऐसी स्थिति रहेगी बिना राजा के, तो हो सकता है कि नाराज शासक कुछ गलत घटनाओं को अंजाम दे। चौथा, औरंगजेब का जो एक कदम कह सकते हैं कि उसने जसवंत सिंह के जो बड़े भाई थे, उनके जो पुत्र इंदर सिंह है, उनको राजगद्दी सौंपने का प्रस्ताव किया। और इसी बीच क्या हुआ कि जसवंत सिंह की दो पत्नियों ने दो पुत्र को जन्म दिया, और उसको लेकर वो लोग अब उत्तराधिकार की मांग करने लगे। उसके बाद की जो कहानी है वो आपने देखा।
अब राज्याभिषेक कर दिया गया तो औरंगजेब यदि यहाँ चाहता तो इंदर सिंह को हटाकर वास्तविक उत्तराधिकार को स्वीकार कर सकता था, क्योंकि इंदर सिंह को कोई समर्थन भी प्राप्त नहीं था, क्योंकि इंदर सिंह वैसे भी मारवाड़ का वैध उत्तराधिकार तो था नहीं। ने पैसे के बल पर उत्तराधिकार प्राप्त किया, उत्तराधिकार शुल्क के रूप में 36 लाख रुपया दिया था, इसलिए इसको यहाँ के स्थानीय लोगों का समर्थन प्राप्त नहीं था, मारवाड़ के प्रमुख सरदारों का समर्थन प्राप्त नहीं था। तो यहाँ यदि औरंगजेब चाहता, ये कह सकते हैं कि औरंगजेब ने यहाँ पर एक भूल की, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और यहीं पर यदि वह अजित सिंह को मान लेता मारवाड़ का उत्तराधिकार, तो इतना जो टकराव हुआ और इस तरीके से जो मुगल राजपूत संबंध एक नाजुक दौर में प्रवेश कर गए, शायद वो नहीं पहुंचता और साम्राज्य की स्थिति कुछ हो सकती है अलग। हालांकि इतिहास में जो घटनाएं घटित हो जाती है उस पर आप कयास ही लगा सकते हैं कि ऐसा होता तो ऐसा होता, यह करता तो यह होता, लेकिन वास्तविकता यही है। औरंगजेब ने यहाँ पर एक भूल की और इंदर सिंह को उसने कंटिन्यू रखा। यहाँ पर वो चाहता तो जिसको राज्याभिषेक कर दिया गया था राठौरों के द्वारा, मारवाड़ के लोगों के द्वारा, उसको वो वहां पर राजा स्वीकार कर लेता, तो मुगल मारवाड़ संघर्ष में संघर्ष की अंत यहीं हो जाती, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। परंतु औरंगजेब ने अजीत सिंह को गद्दी का क्या कर दिया, झूठे दावेदार घोषित कर दिया। यह सही उत्तराधिकार नहीं है, झूठे दावेदार घोषित कर दिया। और खुद वो क्या हुआ, अजमेर में जा धमका, यानी कि मारवाड़ पर और दबाव बढ़ाने के लिए, जो मैंने पहले भी कहा था, अजमेर जा धमका। और राठौरों के द्वारा जो प्रतिरोध किया जा रहा था उसको भी औरंगजेब ने यहाँ पर क्या कर दिया, दबा दिया। जो दुर्गादास राठौर के नेतृत्व में किया जा रहा था उत्तराधिकार को लेकर, उसको दबा दिया और जोधपुर पर कब्जा कर लिया। अभी तक जो जोधपुर का प्रतिरोध चल रहा था जसवंत सिंह की पटरानी हारी रानी के नेतृत्व में, तो वो प्रतिरोध भी खत्म हो गया। लेकिन इसके बाद क्या होता है कि दुर्गादास अजित सिंह को लेकर कहाँ भाग जाते हैं, मेवाड़ भाग जाते हैं। दुर्गादास अजित सिंह को लेकर मेवाड़ भाग जाते हैं और मेवाड़ के राणा ने उसे छिपने के लिए किसी गुप्त स्थान पर भेज दिया। तो ये यहाँ तक का जो है ना एक कहानी है जिसको आपको याद रखना है कि औरंगजेब जो भूल की, तो वो शासक मान सकते थे अजीत सिंह को, लेकिन ऐसा नहीं माना, बल्कि उसने क्या किया, अजीत सिंह को एक झूठे दावेदार घोषित कर दिया। खुद अजमेर आ गया एक शाही सेना लेकर और राठौरों का जो प्रतिरोध चल रहा था उसको दबा भी दिया, जोधपुर पर कब्जा भी कर लिया। और तब क्या हुआ कि जब राठौरों का प्रतिरोध दमित कर दिया गया, जोधपुर पर कब्जा कर लिया, तो दुर्गादास जो राठौरों के प्रतिरोध के प्रतीक बन चुके थे, उन्होंने अजित सिंह को लेकर मेवाड़ वो भागे और मेवाड़ के जो राणा थे उन्होंने उन्हें छिपने के लिए गुप्त स्थान पर भेज दिया मेवाड़। इसके बाद क्या होता है कि मेवाड़ भी मारवाड़ के पक्ष में आ जाता है, यानी कि जो एक तरीके से आप कहेंगे 1613 में जो जहांगीर के समय में मेवाड़ मुगल संधि हुई थी, वो मेवाड़ मुगल संधि यहाँ पर आकर समाप्त। जहांगीर के समय में क्या हुआ था कि मेवाड़ मुगल संधि हुई थी और एक तरीके से मेवाड़ ने मुगलों की संप्रभुता को स्वीकार कर लिया था, लेकिन यहाँ पर आकर समाप्त, क्योंकि मेवाड़ भी अब एक तरीके से मारवाड़ के पक्ष में आ जाता है युद्ध करने के लिए, क्योंकि दोनों के संबंध भी होते हैं दोनों कुलों में। और मेवाड़ के राणा के द्वारा क्या किया जाता है, अपने प्रमुख सेनापति के नेतृत्व में 5000 लोगों की एक सैनिक रानी हारी के दावे के समर्थन के लिए जोधपुर भेज देते हैं। जो जोधपुर के लिए वो पहले से ही प्रतिरोध कर रहे थे, तो जसवंत सिंह की जो रानी हारी रानी थी उनके समर्थन में भेज देते हैं। वैसे भी राजस्थान के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप जो मुगलों का होता था उसके वे विरोधी थे, यानी कि जो मेवाड़ के इस समय के राणा थे, ये मेवाड़ के राणा मुगलों का जो राजस्थान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप हो रहा था इसके वे वैसे भी विरोधी थे, अंदरूनी मन में दबा रखे थे इनके विरोध को। लेकिन जब अवसर मिला, मारवाड़ ने विद्रोह करना शुरू किया और अवसर मिला तो फिर उन्होंने क्या किया, उसको खुलकर दिखा भी दिया और जोधपुर को बचाने के लिए हारी रानी के समर्थन में अपने 5000 योग्य सैनिक भेज दिए। इसके बाद क्या होता है कि औरंगजेब एक सैनिक टुकड़ी लेकर क्या होता है कि इसके बाद औरंगजेब एक सैनिक टुकड़ी लेकर कहाँ आता है, उदयपुर तक चढ़ जाता और उसने राणा के शिविर पर भी हमला कर दिया। किस राणा के शिविर पर, तो उस समय जो मेवाड़ के शासक राणा जी थे, मेवाड़ के शासक, उनके शिविर पर हमला कर दिया। राणा पहाड़ियों में जा बैठा, यहाँ परियों नहीं होगा, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक। वो क्या हुए, पहाड़ियों में जाकर छिप गए, राणा पहाड़ियों में छिप गए और वहीं से छापामार हमला करके मुगलों को परेशान करना शुरू कर दिया।
और आपने अभी भी देखा है कि मुगल सैनिक छापामार युद्ध करने के बहुत आदी नहीं थे, और इस छापामार युद्ध को लेकर इससे पहले आपने देखा है मलिक अंबर ने मुगलों को परेशान किया। अभी उत्तर पूर्वी भारत में आपने देखे हैं कि जो अहोम थे उन्होंने परेशान किया। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो मेवाड़ के राणा है वो भी परेशान कर रहे हैं औरंगजेब को, और आगे चलकर देखेंगे कि शिवाजी भी इनको छापामार युद्ध को लेकर परेशान करेंगे। अब चूंकि ये जो छापामार युद्ध हो रहा था तो मुगल इसके आदी नहीं थे, तो इसलिए क्या हुआ कि युद्ध में गतिरोध की स्थिति आ गई। जल्द ही लड़ाई में गतिरोध यानी कि रुकावट की स्थिति, क्योंकि मुगल इस तरीके के हमले को सहन करने में सक्षम नहीं थे और राजपूतों का अटूट प्रतिरोध चल ही रहा था। स्थिति में आ गए क्योंकि मुगल ना तो पहाड़ियों में प्रवेश कर सके और ना ही राजपूत के छापेमार युद्ध का ठीक से जवाब दे सके। तो यदि आप पहाड़ी में नहीं प्रवेश करेंगे, राजपूत के वीरता और उसके छापामार के युद्ध के तरीकों का जवाब नहीं दे पाएंगे, तब आपके लिए क्या होगा कि या तो आप कूटनीति का सहारा लेंगे या संधि समझौते पर चलेंगे। इसी समय क्या होता है कि औरंगजेब का एक विद्रोही पुत्र जो होता है अकबर, अकबर द्वितीय क्या होता है कि राजपूत खेमे की तरफ आ जाता है। लेकिन यहाँ पर औरंगजेब एक कूटनीतिक चाल चलता है और राजपूत खेमे में फूट डालने के लिए वह एक झूठे पत्र लिखकर फेंक देता है, और इसमें औरंगजेब की कहते हैं कि चाल चल गई, और इसके कारण क्या होता है कि राजपूतों का प्रतिरोध भी जो है वो कमजोर पड़ना शुरू हो गया था जब उसने कूटनीतिक चाल के तक एक झूठे पत्र उसमें फेंकवा दिया था। और इसके बाद क्या होता है कि जो अकबर उसका द्वितीय उसका जो पुत्र था जो औरंगजेब से विद्रोही होकर वो आ गया था, वह भी दक्षिण की ओर भाग जाता है। तो इसके कारण भी जो समझौता हुआ था वो भी कमजोर पड़ जाता है। और अब औरंगजेब भी क्या था कि समझौते की ताक में था। क्यों था? क्योंकि वो पहाड़ियों में प्रवेश कर नहीं सकता था, क्योंकि उस तरीके के आदि नहीं थे उसके सैनिक, छापामार युद्ध करने के उसके सैनिक आदि नहीं थे। तो औरंगजेब भी अब चाहता था कि, और चूंकि वो मराठों को लेकर भी परेशान था, क्योंकि इस समय तक क्या हुआ था कि संभाजी की इसने हत्या कर दी थी जो आप पहले जान चुके हैं। और संभाजी की हत्या करने के बाद राजा राम जो था मराठों के प्रतिरोध का प्रतीक बन चुका था, और मराठों का प्रतिरोध एक जन विद्रोह के रूप में कन्वर्ट हो चुका था। तो इस मोर्चे पर भी औरंगजेब जो था वो परेशान था, इसलिए वह चाहता था कि राजपूत के मोर्चे पर अब कोई संधि समझौता हो जाए, ताकि वो पूरी तरीके से मराठों के विरुद्ध अपनी शक्ति को लगा सके। और इसका परिणाम होता है कि सबसे पहले मेवाड़ के राणा जगत सिंह जो उस समय वहां के शासक थे, जगत सिंह के साथ औरंगजेब एक समझौता करता है। और इस समझौते के अनुसार क्या होता है कि राणा को जजिया माफ कर दिया जाता है, लेकिन जजिया के एवज में कुछ परगने राणा को औरंगजेब को देने पड़ते, यानी जजिया कर से इनको तो मुक्त कर दिया गया, लेकिन इसके बदले में इनको कुछ अपने परगने औरंगजेब को देने पड़े। और दूसरा कि मुगलों के प्रति इन्होंने वफादार बने रहने का आश्वासन दिया, मुगलों के प्रति वफादार बने रहने का आश्वासन दिया। तीसरा, अजीत सिंह को समर्थन ना करने का भी आश्वासन दिया। पहले जो अजीत सिंह के समर्थन में आ चुके थे, 5,000 सैनिक अपने भेज चुके थे जोधपुर को बचाने के लिए रानी हारी के समर्थन में, तो वहां पर इसने अजीत सिंह को समर्थन न करने का वचन दिया। और औरंगजेब ने राणा को 5,000 का मनसब भी प्रदान दिया कर दिया, राणा को क्या दिया? 5,000 का मनसब प्रदान कर दिया। तो इस तरीके से मेवाड़ के साथ इसने एक समझौते करके संधि को अस्थायित्व देने का प्रयास किया। लेकिन अभी भी मारवाड़ के साथ संबंध जो है उलझा ही हुआ है। लेकिन आखिर चलकर क्या होता है कि औरंगजेब के द्वारा मारवाड़ में भी 1698 में मारवाड़ में भी 1698 में अजीत सिंह को मारवाड़ का राजा मान लिया गया। लेकिन मुगलों ने जोधपुर पर अपना नियंत्रण अभी भी नहीं छोड़ा, ठीक ना, यहीं छोड़ने से इनकार कर दिया। और 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होने की स्थिति तक कोई बदलाव नहीं आया। कोई बदलाव नहीं क्या आया? तो मेवाड़ के साथ जो संधि है वो संधि तो है, लेकिन मेवाड़ का जो राणा है वो अभी भी असंतुष्ट है। मेवाड़ का राणा क्या है? अभी भी असंतुष्ट। 1698 में आपने देखा है कि इन्होंने अजीत सिंह को शासक मान लिया, लेकिन फिर भी जोधपुर पर अपना नियंत्रण नहीं छोड़ा था। जाहिर सी बात है कि जोधपुर पर नियंत्रण नहीं छोड़ेंगे तो मारवाड़ के जो शासक हैं ये भी असंतुष्ट थे, और इसी असंतुष्ट की परिस्थितियों में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। और औरंगजेब की मृत्यु हो जाने के बाद जो मेवाड़ और मारवाड़ का प्रश्न है और जोधपुर का प्रश्न है, ये औरंगजेब के उत्तराधिकारी उत्तरवर्ती मुगल शासकों के द्वारा सुलझाया जाता है, जिसके बारे में हम आपको उत्तरवर्ती मुगल शासक के बारे में बताएंगे।
तो इस तरीके से औरंगजेब के अंतिम समय तक ये ध्यान में रखना निष्कर्ष के रूप में कि औरंगजेब के अंतिम समय तक मुगल मेवाड़ संबंध और मुगल मारवाड़ संबंध जो है वो अस्थाई रूप धारण नहीं कर चुका था। जो विशेषता थी वह अस्थाई रूप धारण नहीं कर चुका था। लेकिन यहाँ पर अब यह प्रश्न उत्पन्न होता है जो मैंने पहले भी आपको बताया था। ये प्रश्न अब उत्पन्न होता है, क्वेश्चन उत्पन्न होता है जो क्या क्या औरंगजेब ने क्या औरंगजेब ने अकबर की राजपूत नीति अकबर की राजपूत नीति को पलट दिया? अकबर की राजपूत नीति को पलट दिया, जो एक प्रश्न उत्पन्न होता है, पलट दिया, अकबर की राजपूत नीति को पलट दिया जिसके कारण मुगलों को राजपूतों का समर्थन मिलना बंद हो गया, जिसके कारण मुगलों को राजपूतों का समर्थन मिलना बंद हो गया, राजपूतों का समर्थन मिलना बंद हो गया, समर्थन मिलना बंद हो गया, समर्थन मिलना बंद हो गया और मुगल साम्राज्य का पतन हो गया और मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। इस तरीके से पतन हो गया। इस तरीके से औरंगजेब पर कुछ इतिहासकारों ने यह दोषारोपण लगाया। आप इसको विवेचना करने के लिए या विश्लेषण करने के लिए या तर्क प्रस्तुत करने के लिए इसमें आ सकता है। अब ऐसे प्रश्न को समझने के लिए आपको पूरे मुगल काल के राजपूत पॉलिसी को ध्यान में रखना है और फिर औरंगजेब के समय के राजपूत पॉलिसी को भी ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले हम मेन पॉइंट पर आते हैं। परिचय तो आप लिख ही सकते हैं, सब कुछ लिख ही सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न तो यही हो जाएगा आंसर में कि औरंगजेब का जो संबंध खराब हुआ था वो मारवाड़ और मेवाड़ के साथ हुआ था। तो कुछ यानी कि मारवाड़, सबसे पहला पॉइंट तो यही कि मारवाड़ और मेवाड़ को छोड़कर, इन दो को यदि छोड़ दिया जाए तो मेवाड़ और मारवाड़ को छोड़कर अधिकांश राजपूत अधिकांश राजपूत सरदारों का या अधिकांश राजपूत राज्यों का समर्थन मिलता रहा। अधिकांश राजपूत राज्यों का समर्थन मिलता रहा। औरंगजेब को भी अधिकांश राजपूत राज्यों का समर्थन मिलता रहा, ये ध्यान में रखेंगे। इसमें कोई कमी नहीं आई। और इसका प्रमाण ये है, दूसरा पॉइंट आप ये लिखेंगे कि पूर्ववर्ती मुगलों के समय में कुल मुगल उमरा वर्ग में जो राजपूत थे, कुल मुगल उमरा वर्ग में या प्रशासनिक वर्ग में, कुल मुगल प्रशासनिक वर्ग में 25% राजपूत थे। 25% राजपूत थे किसके शासनकाल में? तो पूर्ववर्ती राजाओं के, यानी कि शाहजहां औरंगजेब के समय में। लेकिन औरंगजेब के समय में ये जो मुगल प्रशासनिक वर्ग में राजपूत वर्ग का योगदान है, ये 25% से बढ़कर 33% हो गया। यानी कि सर्वाधिक राजपूत मनसबदार और उमरा वर्ग औरंगजेब के समय में ही थे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये सांख्यिकीय आंकड़े हैं। तो इससे भी क्लियर होता है कि औरंगजेब को राजपूतों का समर्थन मिलता रहा, ये बंद नहीं हुआ। केवल मारवाड़ और मेवाड़ को छोड़ दिया जाए तो। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट ये याद रखेंगे कि उत्तराधिकार के मामले में यदि औरंगजेब ने हस्तक्षेप किया था, उत्तराधिकार के मामले में मुगलों द्वारा हस्तक्षेप इससे पहले शाहजहां ने भी किया था। यानी कि राजपूतों के उत्तराधिकार के मामले में इससे पहले हस्तक्षेप किसने किया था? इससे पहले हस्तक्षेप शाहजहां ने किया था। तो यह भी औरंगजेब के समय में कोई पहला मामला नहीं था, शाहजहां ने किया था कि औरंगजेब ने अचानक उत्तराधिकार के मामले में हस्तक्षेप किया और हस्तक्षेप करने के बाद उसने वहां पर राज्याभिषेक दूसरे का करने का प्रयास किया।
शाहजहां के समय में भी इस तरीके की परिस्थितियां आई थी और शाहजहां ने भी वहां पर हस्तक्षेप किया था। और उस समय की यदि आप उस समय के यदि आप राजपूत जो जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद, यदि अगला पॉइंट आप देखेंगे कि जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद जो परिस्थिति थी, जसवंत सिंह जसवंत सिंह के मृत्यु के बाद जो परिस्थिति थी, मृत्यु के बाद जो परिस्थिति थी, उसमें औरंगजेब को जो उपयुक्त लगा था शायद वो वही किया था। जो परिस्थिति थी उसने वही किया जो शायद उसको उपयुक्त लगा था। हालांकि एक जगह वो कर सकता था जहां पर नहीं किया। तो चूंकि इस समय उत्तराधिकार नहीं था, क्योंकि मरने जब जसवंत सिंह की मृत्यु हुई थी तो वैध उत्तराधिकार नहीं था, तो इसने इसको खालिसा क्षेत्र में शामिल कर लिया। और वैध उत्तराधिकार नहीं होने के कारण खालिसा क्षेत्र में शामिल किया। इसका कारण यह भी था कि जसवंत सिंह के ऊपर क्या था, बकाया था। और तीसरा जो सबसे प्रमुख तत्व है वह यह है कि जसवंत सिंह से चूंकि उत्तराधिकार ना होने पर जसवंत सिंह से जो नाराज राजपूत शासक थे वो वहां पर कुछ गलत गतिविधि को अंजाम दे सकते थे, ऐसी संभावना बन सकती थी। और जैसा कि इतिहासकार कहते भी हैं, तो इस परिस्थिति को ध्यान में रखकर उसने क्या किया था, तत्काल उसको अपने खालसा क्षेत्र में शामिल कर लिया था। यहाँ तक औरंगजेब के कदम को गलत नहीं ठहराया जा सकता है। यहाँ तक औरंगजेब के कदम को गलत नहीं ठहराया जा, क्योंकि वैध उत्तराधिकार नहीं था, बकाया वसूल करना बकाया था जसवंत सिंह के ऊपर। और सबसे बड़ी बात थी कि यदि वो उसको छोड़ देते तो जो राजपूत शासक जसवंत सिंह के नीतियों से या उनको जो जागीर दे दिया गया था उनका विरोध कर रहे थे, तो हो सकता था कि वो लोग मारवाड़ पर आक्रमण कर देते या मारवाड़ के साथ आक्रमण करके उस पर अधिकार कर लेते। तो ये भी मारवाड़ के लिए भी अच्छा नहीं होता, राजपूताना क्षेत्र के लिए भी अच्छा नहीं होता और मुगलों के लिए नहीं। उसने खालिसा क्षेत्र में शामिल कर दिया, तो यहाँ तक इसे गलत नहीं साबित किया जा सकता। इसके बाद जो औरंगजेब की गतिविधि होती है, इसके बाद इसके बाद की गतिविधि से वह गलत ठहराया जा सकता है या दोषी ठहराया जा सकता है। जैसे कि उसने उत्तराधिकार शुल्क लेकर इंदर सिंह को उत्तराधिकारी दे दिया, ये औरंगजेब का एक गलत कदम आप कह सकते हैं। इतना करने के बावजूद यहाँ पर भी कोई खास स्थिति बिगड़ी नहीं थी। हालांकि उत्तराधिकार जब वहां पर आ चुका था, अब चूंकि इस बीच क्या हुआ था, जसवंत सिंह के दो पुत्र हो चुके थे। उन दो पुत्रों के लिए राठौर लोग जो थे से उत्तराधिकार की मांग कर ही रहे थे। और यहाँ पर औरंगजेब यह कर सकता था कि जब आगरा से राठौर अजीत सिंह को लेकर भाग चुके थे, दुर्गादास राठौर, और उनका जाकर जब राज्याभिषेक करा दिया गया था, तो राज्याभिषेक जिसका होना चाहिए था वो भी हो चुका था, क्योंकि वैध उत्तराधिकार थे, अजीत सिंह जसवंत सिंह के पुत्र थे, तो वैध उत्तराधिकार थे। तो यदि राज्याभिषेक को मान लेता औरंगजेब, तो यहाँ पर भी मारवाड़ और मुगल संबंध फिर से सामान्य हो सकता था। लेकिन औरंगजेब ने यहाँ पर भी एक गलती की जिससे इनकार नहीं किया जा सकता, कि उसने अजीत सिंह को झूठे दावेदार घोषित कर दिया, उसके बाद अजमेर चढ़ाया और फिर उसने उस पर क्या क्या हमला किया, और फिर जो है सो जोधपुर पर कब्जा कर लिया, राणा को भागना पड़ा, उसके बाद मेवाड़ की एंट्री हो जाती है। तो पहले स्थिति में ये कंडीशन जिस उस समय की जो परिस्थिति थी, तो आप कह सकते हैं जब आप बहुत गहन विश्लेषण करेंगे तो यहाँ तक कुछ सही कदम है। लेकिन जो उसने उत्तराधिकार इंदर सिंह को घोषित कर दिया, ये स्टेटमेंट, ये जो कदम था औरंगजेब का, एक सही कदम नहीं कहा जा सकता। और जब अजीत सिंह को राज्याभिषेक कर दिया गया था, तब उसे राज्य नहीं देना, नहीं मानना, ये भी औरंगजेब का एक सही कदम नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यदि औरंगजेब ऐसा कर लेता तो मुगल मारवाड़ संबंध जो है वो सामान्य हो जाते, ऐसे उम्मीद की जा सकती है, और ऐसा हो नहीं पाया। लेकिन इसके बावजूद भी जो आपको बताया कि औरंगजेब के समय में मुगलों का जो है सो समर्थन इनको मिलता रहा, राजपूतों का सबसे अधिक राजपूत मनसबदार इन्हीं के समय में थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसे राजपूतों के साथ जहाँ तक वैवाहिक संबंध का बात है, तो राजपूतों के साथ इस समय वैवाहिक संबंध नहीं हुए औरंगजेब के समय में भी। तो खासकर यह वैवाहिक संबंध की जो नीति आप देखते हैं कि शाहजहां के समय से ही बदल गई थी। शाहजहां हालांकि राजपूत घराने में शाहजहां का कोई विवाह नहीं होता, और वहां से मुगल राजपूत संबंध जो है विवाह के संबंध कम हुए।
हालांकि विवाह का संबंध कोई अनिवार्य भी नहीं था मुगल राजपूत संबंधों में, तो इसके लिए भी औरंगजेब को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। और यह अनिवार्य शर्त भी नहीं था कि मुगल राजपूत संबंध तभी होंगे जब दोनों घरानों में विवाह होगा। तो शाहजहां के समय से शुरू हुए थे, और उसका रीजन मैंने आपको पहले के लेक्चर में बता दिया है कि क्यों आखिर जहांगीर और शाहजहां के समय में दक्षिण की ओर ये लोग जा रहे थे। तो दक्षिण की परिस्थितियों के अनुसार दक्षिण के जो उमरा वर्ग थे वो महत्वपूर्ण बनते जा रहे थे, इसलिए राजपूतों को तुलना में उनको वरीयता दिया जाने लगा। लेकिन अभी भी आप देख रहे हैं, जो आपको डाटा दिखाया कि औरंगजेब के अंतिम समय तक मुगल प्रशासनिक वर्ग में 33% राजपूतों की ही हिस्सेदारी है, यानी 1/3 है। तो बहुत है, ये ध्यान में रखने की जरूरत है। और यदि मान लीजिए मेवाड़ और मारवाड़ के प्रश्न को लेकर ही मुगल साम्राज्य का पतन होता, तो यह भी सही नहीं होगा, क्योंकि औरंगजेब के बाद जो उत्तराधिकारी मुगल आते हैं तो वो मेवाड़ के साथ जो समस्या चल रही थी, तो मेवाड़ के साथ समस्या को भी क्या करते हैं, सुलझा लेते हैं, उनकी जो मांगे थी उसको दे दिया जाता है। और जो मेवाड़ के मारवाड़ के साथ समस्या थी, तो मारवाड़ के साथ भी समस्या को सुलझा लिया जाता है। जब उत्तरवर्ती शासकों के द्वारा भी मेवाड़ और मारवाड़ के साथ जो समस्या था उसको सुलझा लिया गया, तब भी मुगल साम्राज्य का पतन नहीं रुका, यानी तब भी मुगल साम्राज्य का पतन हो ही गया। इसका अर्थ है कि मुगल साम्राज्य के पतन के जो बीज हैं अन्य संस्थागत परिस्थितियों में निहित थे। औरंगजेब की राजपूत नीति के कारण ही, केवल, मैं केवल शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, ये ध्यान में रखना है, औरंगजेब की केवल राजपूत नीति के ही कारण साम्राज्य का पतन हुआ होगा, ऐसा नहीं कहा जा सकता। इसके पतन के बीज अन्य संस्थागत परिस्थितियों में थे। हाँ, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं भी हो है कि औरंगजेब की इस नीति के कारण मुगल साम्राज्य पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ा, जरूर प्रभाव पड़ा। और क्या प्रभाव पड़ा, तो अब क्या हुआ कि मुगल और राजपूत संबंध जो थे एक नाजुक दौर में प्रवेश कर गए। मुगल राजपूत संबंध एक, जो पहले एक अच्छे दौर का होता था, मित्रता का संबंध होता था, मुगल राजपूत संबंध एक नाजुक दौर में प्रवेश कर गया, नाजुक दौर में प्रवेश कर गया, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, नाजुक दौर में प्रवेश कर गया। और दूसरा क्या कि अब राजपूतों के द्वारा औरंगजेब के कदम को संदेह के दृष्टिकोण से देखा जाने लगा। औरंगजेब के कदम को कदम को संदेह के दृष्टिकोण से देखा जाने लगा, संदेह के दृष्टिकोण से देखा जाने लगा। ये जरूर आप लिखेंगे कि ऐसा नहीं है कि इसका कुछ नहीं प्रभाव पड़ा। वो संबंध है, वो राजपूत लोग जो पहले मुगलों के साम्राज्य विस्तार में भूमिका निभाया, आपने देखा है कि इनके समय ही, और औरंगजेब का देखिए परिस्थिति जन्य था। और आप देखेंगे कि जसवंत सिंह जो थे औरंगजेब के समय में, उत्तराधिकार के युद्ध में इन्होंने दारा का पक्ष लिया था, शामूगढ़ के युद्ध में ये चले गए थे यहाँ से, तो उसके उत्तराधिकार के युद्ध में दारा के तरफ से होने के बावजूद भी इन्होंने इसको माफ कर दिया था और प्रमुख उमरा वर्ग में जसवंत सिंह को स्थान दिया था, क्योंकि वीर थे, तो इनको लगा कि नहीं, इनका सेवा राज्य को मिलना चाहिए। परिस्थितियां कब बिगड़ती है तो वो आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। लेकिन कुल मिला के ये ध्यान में रखने की जरूरत है कि प्रश्न के डिमांड के हिसाब से आपको आंसर फॉर्मेटिंग करनी है, और उसमें मैंने हर एक एस्पेक्ट चर्चा कर दिया है कि जब औरंगजेब पर इस तरीके के प्रश्न आएगा तो आपको पूरे मुगल काल के राजपूत नीति को ध्यान में रखना है, कहाँ से परिवर्तन होता है वैवाहिक संबंधों में वो देखना है, मुगल उमरा वर्ग में भर्ती की जो विशेषताएं थी राजपूत, वो कहाँ से बदलना शुरू होता है, क्यों बदलना शुरू होता है, वो आपको ध्यान में रखना है। और औरंगजेब के पहले के समय में क्या स्थिति थी राजपूत के साथ, वो भी ध्यान में रखना। बहुत ही फ्रेंडली रिलेशन, पहले ही बताया कि जसवंत सिंह को चाहते तो वो बंदी बना के कारागार में डाल देते, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि इनको लगा कि जसवंत सिंह जैसे योद्धा का राज्य को समर्थन मिलना चाहिए, क्योंकि वो उत्तराधिकार के युद्ध में दारा का समर्थन उन्होंने किया था। फिर भी कई सारे मोर्चों पर रहते हैं। जब अफगान विद्रोह दबाने के लिए जाते हैं तो जमरूद के क्षेत्र में इनको नियुक्त करते हैं, ये भी आपको बताया है। लेकिन उसके बाद की जो परिस्थितियां, ये आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि उस तरीके के प्रश्न आप लिखने में सक्षम होंगे। और अब एक जो औरंगजेब का शिवाजी के साथ रिलेशन रह गया है, क्योंकि संभाजी और राजा राम के साथ औरंगजेब का कैसा रिलेशन और किस तरह की परिस्थितियां, ये आप दक्कन नीति में पढ़ चुके हैं। तो शिवाजी के साथ जो औरंगजेब की नीति रह गई है,
इस पर हम डिस्कशन करेंगे शिवाजी वाले टॉपिक में। यानी कि सबसे पहले इसमें हम लोग अध्ययन करेंगे कि मराठों का उत्थान कैसे होता है और शिवाजी का कैसे उत्कर्ष होता है, किस तरीके से वो आगे बढ़ते हैं, उनकी प्रशासनिक व्यवस्था कैसी, उस पर चर्चा करेंगे। और उसी में एक छोटा सा सेक्शन जो बच गया है, औरंगजेब शिवाजी के संबंध, उस पर चर्चा करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए। और जो कल का वीडियो होगा, सभी को बताया है, जो कल का वीडियो होगा वो मैराथन सेशन है, और उस मैराथन सेशन में हम भक्ति आंदोलन को शामिल करेंगे। तो उस वीडियो को, जो आपके पीटी और मेंस दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, उस भक्ति आंदोलन वाले वीडियो को भी देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अधिक से अधिक लोग उसका लाभ उठा सके, ये कीजिएगा। तब तक इस वीडियो को आप सभी लोग देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आप या आपके मित्रों में से यदि अनअकैडमी का कोई भी जीएस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है, तो ये दो प्रकार का, एक प्लस कोर्स का है। तो प्लस कोर्स के 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है, ये 49,500 का है। और यहाँ पर यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर YT प्रयोग करेंगे तो आप 10% डिस्काउंट पाएंगे। तो 12 मंथ के प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन आपको 44,550 में हो जाएगा। दूसरा, यदि आप 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन प्लस कोर्स का लेना चाहते हैं, ये 72,000 का है। और यहाँ पर भी यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर YT प्रयोग करेंगे तो 10% इंस्टेंट डिस्काउंट पाएंगे। तब 24 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है आपको 64,800 में प्राप्त हो जाएगा। जीएस का जो दूसरा सब्सक्रिप्शन है, जिसे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन कहते हैं, तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है, ये 69,500 का है। और यहाँ पर भी यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर YT प्रयोग करेंगे तो आप 10% डिस्काउंट पाएंगे। तो 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है आपको 62,550 में प्राप्त होगा। यदि आप 24 मंथ का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो ये 1,60,000 का है। यहाँ पर भी यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर YT प्रयोग करेंगे तो आप 10% इंस्टेंट डिस्काउंट पा जाएंगे। तो 24 मंथ का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आपको 96,300 में प्राप्त हो जाए। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको मिलता क्या है? आपको डेली लाइव क्लास मिलता है, टेस्ट सीरीज मिलता है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस मिलता है, स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल मिलता है। ये चारों चीजें आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन और प्लस कोर्स दोनों में मिलता है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको अतिरिक्त क्या मिलता है एक्स्ट्रा? तो इसमें आपको पर्सनल कोच मिलता है, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर राइटिंग, स्टडी प्लानर और पर्सनल फीडबैक के आधार पर आपकी तैयारी कराई जाती है। तो जो पर्सनल कोच है और डेली मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस है, ये आपके लिए सर्वाधिक उपयोगी है। क्योंकि जब आप यूपीएससी जैसे प्रतिष्ठित सेवा की तैयारी करते हैं, जो देश का सबसे टफ कंपटीशन भी है, तो यहाँ पर आपको एक पर्सनल मेंटोर मिलना चाहिए, जो आपको सही क्या है, गलत क्या है, इसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित कराएं, और फिर आपका मार्गदर्शन उचित तरीके से करें, और कुल मिलाकर आपको फलपुर हौज तक पहुंचाने का प्रयास करें और उसमें सफलता प्राप्त करें। ऐसे मेंटोर की आपको जरूरत होती है, जो आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन मिलता है। और पहले भी बता चुका हूँ कि 25 जनवरी से जो है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का क्या है कि प्राइस हाइक करने वाला है, बढ़ने वाला है। तो आप या आपके मित्र जो भी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेने का प्लान बना रहे हैं, तो 25 जनवरी से पहले ले लें। तो प्रेजेंट जो उसका सब्सक्रिप्शन है उसी पर आपको मिल जाएगा, और आप प्लस कोर्स में मेरे साथ जुड़ जाएंगे। और फिर आप यूपीएससी के लिए ऑप्शनल पेपर का भी अलग से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो 12 मंथ के ऑप्शनल पेपर का जो सब्सक्रिप्शन है, ये 27,500 का है। और यहाँ पर भी यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर YT प्रयोग करेंगे तो 10% डिस्काउंट पाएंगे। तो 12 मंथ का जो ऑप्शनल पेपर का प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन है आपको 24,750 में प्राप्त हो जाएगा। तो आप इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में हम शिवाजी मराठा साम्राज्य के उत्थान के बारे में, शिवाजी और उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, और शिवाजी औरंगजेब के संबंध जो हैं उसके बारे में आपको बताएंगे। और आप यदि सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो मेरा रेफरल कोड 10% डिस्काउंट के लिए याद रखेंगे, शंकर YT आप प्रयोग करेंगे। और सभी को थैंक यू है, धन्यवाद है। और जो 16 तारीख का वीडियो होगा उसमें भक्ति आंदोलन पर मैराथन सेशन है, तो आप उस वीडियो को देखना ना भूलेंगे, अधिक से अधिक लोगों तक उसको पहुंचाने का प्रयास करेंगे। सभी को थैंक यू है, धन्यवाद।